मेरे साथ फ्रेम में एक दुल्हन देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। मैंने एक न्यूज़ करी थी, एक वीडियो करी थी, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी। फिर उसके बाद कुछ लफड़ा भी हुआ और जहाँ पे रुक गई। एक युवक था जो अपनी पत्नी के किसी और के साथ जाने के लिए गुहार लगा रहा था कि मेरी पत्नी उसके साथ चली गई है। ये वही पत्नी है जो सपना नाम है आपका, सपना उपाध्याय पहले थी, अब सपना सुभाष यादव हो गई हैं। सुभाष यादव के साथ में ये फरार थी, ऐसा वो आरोप लगा रहे थे कि अपने पति को छोड़ करके उनके साथ में काम करते थे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ और उसके साथ ये फरार हो गई। तो थोड़ा सा आप अपना चेहरा दिखा सकती हैं, घूंघट खोल सकती हैं क्या? हाँ, जब शुरुआत उन्हीं वही से करेंगे कि आपकी शादी कब हुई थी आपकी? जी, हमारी शादी 31 मई को हुई थी। लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी। तो यहाँ पे आप उनके साथ खुश नहीं थी? जो दूसरे को क्या दिक्कत थी, परेशानी? दिक्कत थी वो ऑटोमेटिक, तो बहुत सारी दिक्कत थी उनके साथ। जैसे बताएं, क्योंकि वो खुल कर बता रहे हैं कि हमारे साथ में क्या हमने कहा, चरित्रहीन थी, आपको आरोप लगा रहा, आपने वीडियो देखी होगी, चरित्रहीनता का वो आरोप लग रहा है आपको, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले दिन से आपने अपना रंग दिखा दिया। तो आप भी बताएंगे क्या क्या आपने देखा था जो उनमें आपको अच्छा नहीं लगा था? जैसे कि मैं तो शादी जब करके आई थी तो मैंने तो इनको शादी से पहले भी नहीं देखा था और ना ही कभी कोई मिली जुली, बस बातचीत होती थी। 1 ईयर से 1 ईयर से 1 साल से हमारी बात होती थी। अच्छा। वैसे रिश्ता तय होने के बाद? हाँ, रिश्ता तय होने के बाद, बरच्छा होने के बाद। जैसे हमारे बरच्छा हमारे दादी जी के यहाँ हुआ था और हम रहने वाले लखनऊ के हैं। लखनऊ में हम पढ़ते थे, तो हमारी बीए की पढ़ाई चालू हो रही थी, एडमिशन हो गया था, उसी वक्त हमारी बरच्छा तय हो गया था। अच्छा। जैसे हम तैयार नहीं थे शादी के लिए, फिर भी लोग कहते हैं कि जैसे एक बड़े का सम्मान, पगड़ी की बात होती है। तो हमारे बाबा की जैसे आखिरी समय आ गई थी, डेथ की समय आ गई थी, तो मजबूरन हमें हाँ करना पड़ा। हाँ, कर दीजिए, करना पड़ा। तो फिर हमने हाँ कर दी और हमारे पापा थे, सब लोग गए, रिश्ता तय किए। तो उनके सामने तो ये लोग बहुत अच्छे से थे। फिलहाल लड़का भी आया, लेकिन बस 5 मिनट के लिए आया, पैर दिया, धरा और चला गया। कोई बातचीत नहीं, फिर कभी मुलाकात नहीं। डायरेक्टली शादी में मुलाकात हमारी हुई और फिर हमारी शादी हुई। और शादी के बाद तो ठीक है, मुझे इसमें कुछ अटपट सा लगा, क्योंकि कहते हैं कि रस्म रिवाज जो होता है वहाँ पर, तो रस्म रिवाज में भी वो जैसे कि थोड़ा सा कोई बताता है तो अपने आप से आइडिया हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ करना चाहिए। तो उसमें भी हुआ। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि जो बातें करते करते वो अचानक से हंसने लगते हैं या फिर थोड़ा सा उनका मेंटली डिस्टर्बेंस वगैरह चीजें है, ये आप कह रही हैं कि हमने नोटिस की तब? हाँ, नोटिस किया, लेकिन फिर मैंने आपके परिवार ने नहीं? जब आप उनको देखने गए, क्योंकि रिश्ता हम तय करते हैं तो लड़कों को भी देखते हैं, परिवार को भी देखते हैं और दूर वगैरह से बातें भी करते हैं कि लड़का का परिवार कैसा है, तो आपके परिवार ने ये पता नहीं किया था? जी नहीं, किसी के पास इतना समय नहीं था। हमारे पापा जो थे, लड़की ब्याह रहे थे। हाँ, लड़की ब्याह रहे थे, वो ठीक है, आपकी बात है। लेकिन जैसे हमारे पापा ट्रेवल एजेंसी का काम है उनका, तो उनका कहीं भी जाना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो गांव गए थे इसी चक्कर में, लेकिन अपने पापा को देखने गए थे, आखिरी समय चल रहा था उनका। तो बहुत सब लोग बुला रहे थे घर वाले कि नहीं आना, ठीक है आ जाओ, तो आखिरी बार देख ले। क्या रिश्ते में था? क्योंकि कभी रिश्ते में हो जाता है कि यहाँ से उनका हो गया तो जाना पहचाना घर का ही लड़का है, ऐसा था? जी, हमारे जो पापा हैं उनकी फुआ हैं, उनकी फुआ के बहू के बेटे हैं वो। अच्छा। उनकी बहू का नाम ब्यूटी उपाध्याय है। तो उनकी बहू के जो हैं उनके भाई हैं ये प्रिंस उपाध्याय। अच्छा। तो इसी वजह से रिलेशन में होने के कारण हमारा रिश्ता तय हो गया। और रिलेशन पे लोग कहते हैं कि आत्मविश्वास बहुत होता है, बहुत विश्वास था। तो किसी को तो पता नहीं था कि नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और कोई हमें सच्चाई भी नहीं बताया, बल्कि उसी घर में रहने वाले लोगों ने नहीं बताया, ना ही उनकी बहन ने बताने की एक बार कोशिश की, ना ही। तो आप 1 साल से बात करती थी, आपने ऑब्जर्व कभी नहीं किया कि इनकी बातों में दिक्कत? आपने प्रिंस जिससे बातें की होंगी तो आपको लगा होगा कि कुछ भी वो थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेते हैं। नहीं, हमें लगा कि वो रियल है। जी नहीं, वो एक्टिंग का उनको बहुत बेशक है। जैसे उन्हें गाने का शौक है, ठीक उसी तरीके से उन्हें एक्टिंग का भी बहुत एक्सपीरियंस, मतलब एक्टिंग के वो बदौलत तो आपने जो अवगुण था वो छिपा लिए? वो अवगुण छिपा ले गए हमसे। और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं, मुश्किल से 1 घंटा बात हो जाती थी हमारी। हम भी पढ़ाते भी थे, पढ़ते भी थे। हमारे पापा हार्ट के मरीज थे। अच्छा, जो आपको कैरेक्टरलेस का मतलब उनकी प्रिंस की माता जी हैं, उन्होंने कहा कि जब पहले दिन से उतरी तभी से उसने अपना त्रिया चरित्र दिखाना शुरू कर दिया कि फलाना लोगों से, तरीके लोगों से बातें करती थी, कहती थी मेरे दोस्त हैं, क्या उनको हम छोड़ दें? तो आपने नहीं पूछा कि अगर कोई टीचर पढ़ाती है तो उसके अगर वो बच्चों को छोड़कर दूर से यहाँ आएगी, अगर उन बच्चों को नेक्स्ट सेकंड ईयर में जाना होगा, कोई प्रॉब्लम उन लोगों को पढ़ने में होगी, तो क्या वो बच्चे बायोट नहीं कर सकते अपनी टीचर से? बिल्कुल कर। आपने क्लियर नहीं किया कि भाई हमारे स्टूडेंट हैं हम? क्लियर की बात छोड़िए, मैंने क्लियर भी किया और प्रिंस उपाध्याय के पास मेरे मोबाइल के सारे कॉन्टैक्ट नंबर थे।
और वो सबके यहाँ बात करते थे। फिलहाल इस समय मेरे पास कोई है नहीं, वरना मैं आप लोगों को सबूत भी दे देती। हमारी सहेलियाँ हैं, उनके घर ये फ़ोन करते थे और हमारी सहेलियों को पसंद नहीं आता था। 12 रात में फ़ोन करते थे, 12 बजे तक ये फ़ोन करते थे। उन लोग को रास नहीं आता था, लेकिन वो लोग एक थी कि नहीं हमारी सहेली है, चलो उनके हस्बैंड है, कोई बात नहीं है, तो वो लोग करती नहीं थी। लेकिन एक दिन हमारे घर उनके मम्मी पापा पहुँचे तो उन लोगों ने हमसे शिकायत की कि ये हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं और इस तरह से 12 बजे करते हैं, तो हमारे माँ बाप क्या समझेंगे। तो फिर मैंने उनको समझाया कि मत किया करो, ऐसा है। तो कह रहे हैं अरे वो हमसे बहुत फालाना, हमसे बहुत प्यार करेले। हम कहा नहीं अच्छा तुमसे प्यार करेले तो हम कहाँ हैं, हमको दिल में ना आई तो दिमाग में तोरे है। तो फिर ऐसी बातें होती थी। इसी बात में उनको जब समझाते थे तो उनका अचानक से झटक जाना, यानी अचानक से वो झटक जाते थे, अचानक से मार देते थे। और ये अच्छा हाथ पे उठाते थे? बिल्कुल उठाए और कई बार हाथ उठाएं। इसके लिए तो हम जिस गाड़ी में चलते थे उस गाड़ी के हमारे जो इस समय के सुभाष यादव हमारे जो हैं हस्बैंड हैं, वो पूरे सबूत हैं। और जब एक बार मारा गया था तो हमारे पिताजी हमसे मिलने आए थे। उस वक्त भी हमने छिपाया था, हमने घूंघट किया हुआ था जिससे हमारे कान छिप जाएं। तो हमारे कान जो था वो सूज गया था पूरी तरीके से। फिर ये दवा भी नहीं कराने ले गए। तो उस दिन हमसे, मैं जल मिशन में काम करती थी लेक्चरिंग का, तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। मैं बहुत रो रही, बहुत परेशान थी कि कैसे क्या करूं। यही सोच रही थी कि 8 लाख लगाए हैं पापा हमारे, किस तरह से उनसे मैं शिकायत करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारे। तो हमारे तो इन्हीं के साथ, हमारे तो घर में थे, लेकिन जब ये भी सुबह कान देखे, ये डिस्टर्बेंस हो गए कि क्या कहते हैं, रोज़ बोलने वाली लड़कियाँ जिस तरह से क्यों नहीं बोल रही है। तो फिर इन्होंने पूछा तो नहीं हमसे, हमने खुद कहा जब हमें दर्द होने लगा, कहा भैया थोड़ा हमें दवा दिला दीजिए आप, फिर हम चलते हैं, फिर हम काम करेंगे। तो इन्होंने कहा बताइए मैटर। हमने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही दर्द कर रहा है, करवट सो गए होंगे, दर्द कर रहा है। तो फिर हम गए तो इनको शायद कुछ शक हुआ होगा, तो ये हमारे पीछे डॉक्टर के यहाँ गए। तो डॉक्टर कहने लगा कि इस तरीके की बात है, हाथ उठाया गया है, जैसे कान के पर्दे पर चोट लग गई थी हमारे। तो उस वक्त मेरे पास 1 रुपये भी नहीं था कि मैं करूं, क्योंकि जो भी रुपए मैं कमाती थी ये लोग हमसे, इनके घर पर कई सारे रिवाज ऐसे हैं जो छोटे छोटे नहीं मनाए जाते हैं। कहीं भी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इतने छोटे छोटे रिवाज नहीं मनाए जाते। जो बड़ा पर्व होता है, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, ये सब आप मनाइए। ये कितनी सारी पूजाएं उनके घर में होती हैं, ये कहना। और उनकी बेटी शादी पड़ी थी प्रिया उपाध्याय की, जिसकी वजह से कहा गया था कि मैं उनका गहना लेकर के भाग गई हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं आप लोग को ये बता दूं कि मैं उनका गहना लेकर के और ना ही उनका पैसा लेकर के भागी हूँ, बल्कि वो पैसे हमारे पापा का दिया हुआ दहेज है जो उनके पास है और अभी भी है। लेकिन मैंने उस पर कोई गुहार नहीं लगाई, इसलिए कि मेरे लिए जो ज़रूरी था, जो इंसानियत थी, जो प्यार था, मुझे वो मिल गया। बस मैं उसमें खुश। इनसे सुभाष यादव जी से कब आपको लगा कि ये हमारी लाइफ में इनकी जगह ले सकते हैं? किनकी? प्रिंस उपाध्याय की जगह तो कोई भी नहीं ले सकेगा, चाहे वो एक भिखारी भी होगा तो मेरे हिसाब से नहीं लेगा, क्योंकि उनका दिमागी हालत ख़राब है। पति थे आपके और ये आप भी आप पति है, तो कब लगा कि भाई प्रिंस उपाध्याय को साइड करो और सुभाष यादव को उस लाइन में, मेन लाइन में? कोई साइड नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब मैं थोड़ा शुरुआत में गई तो मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, क्योंकि इनका व्यवहार देखकर प्रिंस उपाध्याय जी का। नहीं, आपने समझा नहीं। मैं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में सुभाष यादव कब आए? हमारी लाइफ में तो सुभाष यादव जब हम जल मिशन में काम करते थे तो इन्हीं की गाड़ी में साथ काम करना वो अलग होता है और रिलेशन बन जाना धीरे धीरे वो अलग होता है। रिलेशन जैसे हम जब काम कर रहे थे, जब हम यहाँ से 20 नवंबर को गए, उन लोगों ने बताया होगा आप लोगों कि 20 नवंबर को हम यहाँ से अपने मम्मी पापा के साथ गए। तो 20 नवंबर में जब हमारी सारी कथा तो सब जानते थे, गाड़ी में जो कुछ भी प्रिंस करते थे उसके वो गवाह हैं, जो कुछ भी हमारे साथ होता था। तो उसके बाद फिर ऐसा समय आया कि एक दिन हम बहुत बर्दाश्त से थक गए, तो हमने यही सोचा कि नहीं, आज हम जा रहे हैं, वापस लौट कर हमें नहीं आना है। तो उस दिन हम पवई ब्लॉक में चल रहे थे, ब्लॉक भी आप लोग को बता देते हैं, पवई ब्लॉक चल रहे थे, यहाँ से काफ़ी दूर है। सुबह हम लोग निकलते थे 9-10 बजे निकलते थे, आते आते 8 बज जाता था। तो उस समय प्रिंस उपाध्याय जो हैं, उफ लक्की उपाध्याय, उनका लक्की भी नाम है, और ये हमारे साथ भी चलते थे। बस फ़र्क इतना था कि वो इस गाड़ी में तो, लेकिन एक ही ब्लॉक में चलते थे। क्यों अलग अलग गाड़ी में? आप लोग पति पत्नी थे तो अलग अलग गाड़ी में क्यों? जैसे वो कोऑर्डिनेटर थे, वो कहते थे कि जो है कि वही झगड़ा उगड़ा कर करके और हमसे अलग हो गए, क्योंकि हमारे पत्नी थी, हम साथ में चलते थे, लेकिन वही जब प्रिंस इनके सुभाष यादव के साथ उसका रिलेशन बना तो हमसे जो है कि वो किनारा काटने लगी, हमको उन लोगों को भला फुसला करके अलग गाड़ी में कर दिया और अपने अलग गाड़ी में हो गई। ये नहीं बताया कि सुभाष यादव तो 2023 में हमारी लाइफ में आए, 2022 में हमारी शादी हुई थी, 2024 में हमारी लाइफ में आए और 2022 में हमारी शादी हुई थी। 2 साल मैंने उनको समझाया है, समझाना ही नहीं बल्कि इसमें मैं 2 बार मायके भी अपने चली गई थी, इस चीज़ से कि नहीं ये लोग सुधर जाएंगे। सुधरने का मौका दिया था मैंने लक्की उपाध्याय को,
और पेरेंट्स क्या सुधरने क्या उम्मीद कर रही थी कि आप मतलब कि वो जो उनका नेचर है झिझकना, हकलाना, या फिर जो है कि उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो थोड़ा हल्का है, वो ये सारी चीजें तो बिना दवा के या फिर ऐसे तो सुधरेगी नहीं, क्योंकि वो तो गॉड गिफ्टेड है या फिर जन्मजात है। ये कहाँ सुधरेगी? किसी की जाति होगी, कोई शराब पी रहा हो, कोई मार पीट रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, ये सुधर सकता है। नल्ला हो वो बेरोजगार रोजगार खोज सकता है, सुधर सकता है। ठीक है, तो वो कौन सी नौकरी करते थे आपने जो ये तो कहा कि हम पुलिस में थे, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे थे कि हम कहाँ कहाँ थे, सारी नौकरी हमारी छुड़वा दी। मैम आपने उनसे कहा कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड हमको दिखाइए। फोटो दिखा रहे थे, रियलिटी का कार्ड फोटो दिखा रहे थे, वो नकली है, आप पता लगवा लीजिएगा। और जहाँ भी पूछताछ किसी पुलिस वाले को देकर के आप पता लगा लीजिएगा कि वो असली है या नकली। ये पूछे ना कि वो कह रहे थे कि इनको घुमाने ले गए थे हर जगह, आगरा। हाँ, घुमाने की बात से हाँ और दिलाए थे ये सब तो। हाँ, और जो है कि कह रहे थे कि हम पुलिस में थे, हमारी नौकरी छुड़वा दी, शादी के बाद बोली कि यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, हनीमून पे 6 महीने तक उसको घुमाए, सारा पैसा खत्म कर दी। अच्छा, तो लकी उपाध्याय जो ये सॉरी प्रिंस उपाध्याय जो ये हमसे आप लोगों से कह रहे थे, तो एक बार की है कि ये तो हमें अपने साथ ले गए थे ये जानते हुए कि नहीं ये कमा लेती हैं, कमा लेती हैं। तो फिर मैंने भी कहा चलिए ठीक है, आपके पास ऐसा वो है। फिर तो उनके पापा नहीं थे, तो उससे मैं थोड़ा और डिस्टर्बेंस थी कि बिना बाप के पला हुआ इंसान है, तो करना ज़रूरी है। साथ में घर चलेगा तो हम उनकी बहनों को भी पार कर लेंगे और हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे हम उनको भी पार कर लेंगे। तो ऐसा हम सोच करके उनके साथ नौकरी पर जाने के लिए चले गए थे। बैंगलोर गए थे हम लोग, तो वो मुझे ले गए कमाने के जरिए से, लेकिन ले गए थे हनीमून पर, वो उनका आइडिया था। तो बैंगलोर हम लोग जब पहुँचे, बैंगलोर जाते समय इंसान अगर कोई दूर का सफ़र रख रहा है तो अपने पर्स में 100 रुपये भी रखता है, और उनके जेब में 1 रुपये भी नहीं था। और पहली बात यह है कि वो बिना टिकट के सफ़र करते हैं। टीटी आता है तो वॉशरूम में घुस जाते हैं, और जब टीटी चला जाता है तो वॉशरूम से निकल जाते हैं। और आपने क्या किया तब? तो जब टीटी आया तो मुझे कहे कि तुम बाथरूम में चली जाना, मैं उधर चला जाऊँगा। तो मैंने कहा क्यों जाऊँ, घुमाने लेकर आए हो और शादी किए हो, भगा कर तो नहीं लाए हो, या मुझे किसी कोठे से उठा कर लाए हो कि मेरी फ़ोटो छप जाएगी और तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। तो कह रहे हैं नहीं ये वगैरह वगैरह दराना फलाना। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हें जाना है जाओ। तो वो तो चले गए। तो मैं नहीं हटी अपनी जगह से, तो मैं वहीं बैठी थी। तो टीटी आया तो उसने मुझसे टिकट मांगा। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड हैं, उनसे अभी वो आ रहे हैं वॉशरूम से निकल के, आप बात कर लीजिए। तो मैंने उसे बता भी दिया कि वॉशरूम में है। तो फिर उसके बाद वो एक ही बार नहीं आते, कई बार टीटी राउंड लगाते रहता है। कभी कभी सोए रहो आप आकर के देख जाते। नहीं, हम लोग जग रहे थे, रात का समय था, 2 दिन का सफ़र था, बेंगलोर जा रहे थे। 2 दिन का समय था हम लोग के पास, 2 दिन हम लोग उसी ट्रेन में थे। तो पहले दिन तो नहीं आया, दूसरे दिन रात्रि में आया। सुबह हम लोग को उतरना था, 10 बजे उतरना था, और रात में ही आया था, 9 बज रहा था करीब। तो रात में आकर के चेक कर रहा था। नहीं होता है कि जो टिकट नहीं लेते हैं उनसे पैसे लेते हैं वो लोग। तो वो आया था चेक करने के लिए। तो इन्होंने हमसे जब कहा जाने के लिए तो हम नहीं गए। लेकिन फिर उसके बाद जब टीटी इंतज़ार करता रह गया काफ़ी देर तक कि नहीं निकल कर आए, तो खटखटाने लगा। खटखटा के इनको बाथरूम से निकाल कर लाया। तो निकाल के लाया तो इन्होंने पूछा, तो कहे सर मैं नहीं जानता ये कौन है। अच्छा, उन्होंने कहा मैं ये नहीं जानता कि उमेश कौन है। तो आप बताइए, अगर एक बीवी को कोई ये कह दे कि उसका पति कि मैं नहीं जानता, तो उस बीवी के लिए मरने के समान है। उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसी क्रेडिट पर से कूद जाना चाहिए, मर जाना चाहिए ऐसे किसी पति की पत्नी होने से पहले। तो उसके बाद फिर मैं भी वो भी घुट पी गई, क्योंकि मेरे आगे पीछे और मेरे भी आगे पीछे मेरे माँ बाप थे, मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं। मेरे पापा को हार्ट का मरीज थे। हमने कहा कुछ भी ऐसा कुछ पता चलेगा तो मर जाएंगे जीते जी, कि हमने अपनी बेटी को किस नरक में ना दिया। तो अगर आप उनकी वाइफ नहीं है, लेकिन टिकटवा उनसे भी तो चाहिए, तो उन्होंने अपना दिखाया टिकटवा? उनका तो नहीं पता टिकट दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन जब उन्होंने करी हम नहीं जानते इनकी कौन सी है, तो फिर बहुत ज़्यादा किया गया। तो फिर हमसे इन्होंने कहा, तब हमें निकालने के लिए था, तो जो टीटी था उसने मुझे स्टेशन से नीचे उतार दिया। अच्छा, जैसे उसने मुझे हल्का सा धक्का दिया, और अगर मान लीजिए एक बूढ़े चाचा थे हमारे नहीं थे, मतलब कि स्टेशन के थे, अगर वो मुझे ना संभाले होते तो जो लेडीज़ पुलिस आई थी वो मुझे नीचे फेंक दी होती, तो मैं ट्रेन के नीचे आ गई होती। और उनको भी फेंकी निकाल कर। फिर आप लोग कैसे गए? फिर जब मैं नीचे उतरी तो फिर उसके बाद हम लोग स्टेशन पे 2 दिन स्टेशन पे मैंने बिताया है। अच्छा, वो भी बिना खाए पिए। क्यों, दुकान तो रहती है वहाँ पे? पैसे नहीं तो मैम दुकान वाला क्या मेरा कुछ लगता है जो मुझे देगा? सही कहा, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, कुछ वो ऑडियो सुनवा रहे थे, कह रहे थे कि देखिए जो वहाँ पे आपके साथ में जो अधिकारी वगैरह थे वो कॉल करके बता रहे थे कि आपकी वाइफ जो है कि फलाने के साथ में रंगलेलियाँ मना रही है, या फिर जो है कि उसके साथ उसका एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, आप उसको समझा लीजिए, बता लीजिए, बदनामी बहुत हो रही है। वो क्या था? मैम रिकॉर्डिंग की बात है तो प्रिंस उपाध्याय जी की ऐसी आदत है कि वो आपकी बातों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन आप जो थोड़ा सा गुस्सा हो जाएंगे या गाली देते हैं या गुस्से की बातें करते हैं तो तुरंत रिकॉर्ड करते हैं।
और आपकी सच्चाई नहीं रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग का उनका सबसे बड़ा वहां से तो कॉल आया था ना कि अपने वाइफ को समझा लीजिए, किसी और के साथ में जा रही है, बदनामी हो रही है। हाँ, तो वो सुभाष जी के साथ जाने की वजह से हुआ है। हाँ। तो मैं यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर उनकी वजह हमारी वजह उन्हीं की बेटी होती तो क्या वो सहन कर लेते? और जिस वक्त ये बात है, मेरे और हमारे हम और सुभाष जी ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे बीच कुछ भी नहीं था। एक रिलेशन जरूर था जो था दोस्ती का, लोग कहते हैं दोस्ती का। उन्होंने भी मुझे कई बार कहा कि नहीं तुम इसे छोड़ दो वरना नरक हो जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी। फिर भी मैंने ध्यान इसलिए नहीं दिया कि नहीं, एक तीसरा आदमी, हम ये सोच रहे थे एक तीसरा आदमी हमारे बीच आग लगा रहा है, इसलिए हमने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं हम छोड़ दें। लेकिन सोचा कब? फिर जब हमें यह आया कि हम कहते हैं आपसे कि जब हम एक दिन बहुत समय वही जब इन्होंने मारा, हमें पीटा, उसके बाद इनकी मम्मी जो थी शशिकला जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं तो अपने माँ बाप को त्याग दो। क्यों त्याग दें हम? आप त्याग सकती हैं अपने बेटे को? अगर हम त्यागने को क्यों बोली? जैसे कि हमारे ये हस्बैंड जो थे प्रिंस उपाध्याय, एक्स हस्बैंड, तो ये जब हमारे पीछे पीछे कहते हैं लोग कि रिवाज बहुत बड़ा रिवाज, हमारे हिंदू धर्म में तो रिवाज बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमारे यहाँ रिवाज था कि जब तक गवाही नहीं, जब तक लड़कों की खिचड़ी या गवाही नहीं हो जाती, दामाद ससुराल नहीं जाते। तो हम गए थे, रक्षाबंधन आया हुआ था, तो हम अपने भाई की राखी कभी सुनी नहीं किए हैं। हमारा एक ही भाई है, बहुत मन्नतों से हमें मिला है, तो हमने कभी उसकी कलाई सुनी नहीं की है। तो हम सबसे बात करके गए थे कि नहीं हम जाएंगे, 2 दिन में वापस आ जाएंगे। तो ये लोग हमें तब भी नहीं जाने दे रहे थे। तो हमने बहुत कहा कि ठीक है हम नहीं जानते, लेकिन हमें 2 दिन कैसे भी करके हमें भेजिए। और एक होता है कि अगर कोई माँ बाप छोड़कर आता है तो 1 महीने के अंदर में इंसान विदाई करता है, लेकिन इन लोगों ने हमारी विदाई नहीं की। फिर भी हमने इन लोगों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया उसके बावजूद भी। लेकिन जब त्यौहार आया तो हमने कहा नहीं हमें जाना है। तो हम वहाँ गए थे, तो ये हमारे साथ लखनऊ हमारे पीछे पीछे गए। हम बस से 7 बजे उतर गए, हमें बिना बताए ये हमारे पीछे पीछे ट्रेन से लखनऊ पहुँच गए। और ये पहुँचने के बाद ठीक है सब कुछ हुआ, पापा भी हमारे कुछ नहीं कहे, जाने दो, जब वो ऐसा है ही है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, शादी की है निभाना तो है। तो अब उसके बाद फिर ऐसे 2-4 दिन चलता गया। हमारे पापा बैटरी चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं। पापा भी? हाँ, हमारे पापा ऑटो रिक्शा चलाते हैं, पहले ट्रिपल एजेंसी चलाते थे, लेकिन डॉक्टर ने उनको हार्ट के कारण मना कर दिया है कि अब कुछ नहीं करना है। तो ऑटो रिक्शा नहीं चलाएंगे तो फिर 2 लड़कियां हैं, एक बच्चा है, कैसे पालेंगे। तो फिर उसके बाद हमारे पीछे पीछे गई, वहाँ पे 4 दिन बैटरी चलाए। तो 5वें दिन जब हम आ रहे थे, तो 5वें दिन की बात है, 5वें दिन ये इनकी माँ ने हमारे पापा के यहाँ फ़ोन किया और इनकी माँ ने कहा कि अब पछताए क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात कहने का मतलब था कि हमारी सारी कमाई, ये झूठ बोलते थे अपने घर कि इनकी सारी कमाई आप खा रही हैं, हम खा रहे हैं, हमारे पिताजी खा रहे हैं, हमारे माँ खा रहे हैं, जो कि हमारे पापा ने 10 रुपये कभी इनके ऑटो रिक्शा से कमाया हुआ नहीं लिया। और इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी खिचड़ी भी नहीं, और लेने के मतलब ये नहीं था कि हमारे पापा कोई है भी नहीं कि वो ले लें। वो खुद उतना कमा लेते हैं, एक दिन में 1500 रुपये कमा लेते हैं ऑटो रिक्शा से। तो दामाद की कमाई लेकर वो क्या करेंगे। तब कब लगा आपको कि अब प्रिंस उपाध्याय को आउट करो और सुभाष यादव को इन करो, मतलब लाइफ कब डिसाइड किया कि अब इन्हीं के साथ रहना है? तो फिर मैं वो लास्ट बार ऐसा था कि मैं फिर इनके पास गई। हमारे कौन सा दिन था, क्या वजह थी? जैसे हम रात में इन लोगों ने हमसे बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया इन लोगों ने हमसे। फिर भी किसी बात पे झगड़ा किया। और प्रिंस उपाध्याय जी की आदत थी कि कोई ना कोई लालछन वो लगा ही दिया करते थे। किस चीज़ पर? कभी किस चरित्र पर लेकर लगा देना, कभी माँ बाप को लेकर लगा देना, कभी कुछ कर देना। और एक दिन ऐसा ही था कि बहुत इमरजेंसी थी, हमसे बात नहीं हो पाई, तो हमारे भाई ने उनसे 100 रुपये लिए थे, जो कि हम ही ने कहा था, उस वक्त हमारे पास नहीं था। तो हमने कहा था प्रिंस जी से, आप जीजा हैं, आप दे दीजिए, फिर आप हमसे ले लीजिएगा, अभी हमें तनख्वाह नहीं मिली है, मिलेगी तो आप हमसे ले लीजिएगा। तो उसी 100 रुपये को लेकर ये हमेशा हमें ताना देने लगे, हमसे झगड़ा लड़ाई सब कुछ करें। इसलिए मैंने तय किया कि नहीं, अगर अब मैं नहीं निकलूंगी तो ना ही मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी और ना ही मैं वो तो कहते थे कि मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, आज नौकरी दिलवाई, इस वर्ष लगा करके, और नौकरी लगने के बाद वो किसी और को लेकर फरार हो गई। आपने उनसे पूछा नहीं कि किस कॉलेज में, आपको सिर्फ मेरे कॉलेज का नाम पूछना चाहिए था उनसे कि मेरे कॉलेज का नाम क्या है। और तो हमने कहा कि शादी के बाद कितना पढ़ी थी, तो बोले कि इंटर पढ़ी हुई थी, BA हम करवा रहे थे। जी नहीं मैम, BA फर्स्ट ईयर मैं अपने घर से करके आई थी। और इसी चीज़ को लेकर के कई बार ये सब हुआ, लेकिन उसके बाद हमारे पिताजी ने कहा ठीक है तुम आओ, हम तुमको पूरी पढ़ाई करवा देंगे। ये नहीं कर रहे हैं तो छोड़ो, समाज में कोई ये सारी चीज़ें मतलब हो गई कि वो एक नालायक पति थे, समझ में नहीं आया शुरू में आपने जो है कि उनको स्वीकार नहीं किया, लेकिन स्वीकार तो मैंने किया, हर चीज़ में उनको किया। एक बच्चे के जैसा नहलाना, खिलाना, पिलाना,
यहाँ तक कि कपड़ों का सेट लगा कर तो फिर देना। उस सुभाष यादव कैसे इंटर हुए आपकी लाइफ में? जैसे कि हम नहीं होता, एक फरिश्ता इंसान भेजता है कि नहीं तुम इस जगह पे छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन मैं ये समझती थी कि नहीं, तीसरा इंसान हमारे बीच आग लगा रहा है। तो उसके बाद मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। फिर जो हमारे समझ में आया, फिर लास्ट ऐसा एक दिन था कि बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, हमें बहुत ज़्यादा इतना अपमानित कर दिया कि हमने यही सोचा कि जब हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हम कोई सबूत, इन लोग सबूत में रखती थी मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, सबूत में रखती थी, लेकिन हमारे सोने के बाद हमारे मोबाइल के साथ क्या किया जाता था ये हम नहीं जान पाते थे। सबूत तो इनका हमारे पास ऐसा ऐसा था कि अगर हम आज डालते तो पूरी दुनिया हम पर यकीन करती, लेकिन हम वहीं से हार गए। क्या क्या था, बताएं कुछ। जैसे कि एक तो ट्रेन वाली बातें थी, ट्रेन वाली बात कैसी थी? क्या वही सबूत जो था इन्होंने उसका? मुझे टीटी के सामने, और आपका सबूत क्या था वहाँ पर? उसमें मैंने रिकॉर्डिंग बना ली थी इनकी। अच्छा। बोलते वक्त भी, पुलिस को धक्का देते वक्त भी अच्छा। वो रिकॉर्डिंग बना ली थी मैंने कि मैं अपने माँ बाप के सामने रखूंगी और समाज के सामने भी रखूंगी, तो हमें समाज कम से कम ये तो कहेगा कि नहीं वो सच बोल रही है। और काफ़ी ये लोग झगड़ा, लड़ाई, मार, ये सब भी होता आपने था। कहा कि उस टाइम मैंने बनाई हुई थी, वो रात में सोती थी मैं, तभी डिलीट कर देते थे वो। डिलीट तो कर लेकिन आप तो अलग बाद में हुई ना, शादी के 2 साल बाद हुई 2 साल बाद हम तो अलग तो है कि अलग होने के बाद दिखाना का सोचा था आपने ना, उसके पहले तो थोड़ी सोचा नहीं रहा होगा। मैंने ये सोचा था कि मैं अपने माँ बाप को अगर दिखाऊंगी ये वीडियो और इनके पेरेंट्स को दिखाऊंगी, प्रिंस उपाध्याय जी के, तो ये लोग शायद हमारा यकीन करें। कोई हमारा यकीन नहीं कर रहा था कि नहीं ये ऐसे हैं। और माँ बाप तो हमेशा सपोर्ट करते हैं, चाहे बच्चे गलत हों या सही। फिलहाल मेरे माँ बाप ऐसे हैं जो इस समय में मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उम्मीद करती हैं करना चाहिए? अब ये तो सब कुछ जानते हुए भी आप लोग को करना चाहिए। उम्मीद तो मैं करती हूँ कि मेरे माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, जो गलती हम किए हैं, ये आप लोग गलती अगर समझ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग गलती समझिए, लेकिन हमारा जीवन उन्होंने गलती तो नहीं है। आप एक 18 साल से ज़्यादा की लड़की हैं, अभी 21 साल हो गया है, ज़्यादा है। आप डिसीजन लोग खुद ले सकते हैं अपनी लाइफ का, गलती इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन सामाजिक दृष्टि से गलत तो है ये। तो आपके माता पिता को कहना चाहिए था ना कि यहाँ इसके साथ नहीं रहेंगे हम, तो अपने खुद से चुनना, फिर जो है कि इस तरह बदनामी होना, बर्बादी होना। जी नहीं, हमारी जैसे शादी इनसे 20 नवंबर को हम जब यहाँ से गए तो हमारी शादी उसी एक दिन पहले, 2 दिन पहले हो गई थी इनसे। हाँ, और हो इसलिए गई थी तो शादी करने का डिसाइड क्यों किया, क्या लगा? क्योंकि क्या अगर हम समाज में उनके साथ ये ऐसे तो शादीशुदा थे, इनके पास बच्चे हैं, लड़कियां हैं। हाँ, लोग बात किए तो काफी रो रही थी, कह रही थी कि हमारे पास कैसा क्या है, हम आकर बयान दे। कुछ लोग जाकर बयान ले लिए, तो हमने जब कॉल किया तो बोली कि हमारे पास ऐसा क्या है कि हम बयान दे, पिता हमारे ऐसा किए हैं, हम लोग खुद ही लज्जित शर्मिंदा हैं, कुछ अच्छा काम थोड़ी किए हैं कि हम लोग जो है कि बयान दें। तो किसी कुंवारे को देख कर करती, अपने माता पिता से कहती, किसी और लड़कियों को करते। ऐसे हालात उस समय बन गए कि ना तो मैं कुछ जान पाई कि क्या हुआ मेरे साथ, ना ही हमारे हस्बैंड जान पाए कि क्या हुआ हमारे साथ। जैसे जिस वक्त मैं घर से निकली, आज मैंने सोच लिया था कि मुझे वापस नहीं आना है किसी भी हालत में। आज मैं अपने आप को एकदम ख़त्म कर दूंगी। तो पवई ब्लॉक में बताया आपको कि पवई ब्लॉक था, तो वहाँ पर ऐसा एक गांव था जिसमें बहुत बड़ा कुआं था, अक्सर गांव में होता है, छोटा सा गांव था। हम लोग प्रोग्राम करने गए थे, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, कोई तो मेरे साथ नहीं खड़ा है और इस तरह का कि मैं जालिमता नहीं सह पाऊंगी। मुझे बहाना, मारना, पीटना, मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध करना, प्रताड़ित करना। और यही नहीं, एक मर्द है, ठीक है, उसकी इच्छाएं होती हैं, हम समझते हैं, लेकिन अच्छा, रेप की बात कर रहे हैं क्या? मैटर रेप? हाँ, जिसे रेप नहीं, जैसे कि ये कह सकते हैं कि किसी को इच्छा है तो आपने इच्छा, कहा जबरदस्ती करना, तो मैटर रेप भी करते थे जैसे कि ज़बरदस्ती ये करते थे कि नहीं, क्या कहते हैं, हम मना कर देते थे। जैसे 1-2 बार कहते थे कि नहीं, 1-2 बार बहुत होता है, लेकिन जैसे उनका ही काम ये था कि नहीं, वो रात भर प्रताड़ित करते थे। और जब हम नहीं मानते थे तो बांध कर प्रताड़ित करना। तो बताइए, कोई औरत इतना सहन कर सकती है? आप सहन कर सकते हो? कोई नहीं करेगा। इसके बाद हम क्या ही बोले, वो तो काफी देखने में काफी लुल टाइप दिख रहे थे। लुल्लू टाइप से खुद दिख रहे थे। मैंने आपसे कहा ना, उनको एक्टिंग का बहुत गजब शौक है, इतना गजब शौक है कि अगर आप थोड़ा सा गुस्सा उन्हें दिला करके पूछे होते तो सारी सच्चाई अपने मुंह से बक दिए होते। उनका यही खास है कि अगर आप उनको गुस्सा जितना दिलाएंगे उतना ही वो सच बोलेंगे। जब पुलिस स्टेशन कंदरापुर में गए थे तो ऐसा सवाल पूछा पुलिस ने, मैं बोल नहीं सकती हूँ, तो ऐसा सवाल पूछा तो इन्होंने पुलिस वाले से कहा, सर मैं दिन रात करता था। फिर भी आप तो समझ गए होंगे आप लोग कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, वो पूछे कि आप शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं थी क्या आपसे, तो वो बोले, तो पुलिस वालों को आप लोग को पता है कि वो लोग कैसे सवाल पूछते हैं, पता नहीं। तो वो ये कह रहे थे कि क्या तू ठीक से कर नहीं पाया? तो उसने कहा, सर मैं दिन रात करता था। दिन रात करता था। तो कह, तब क्यों छोड़ के गई तुझे? तो यही सब बातें थी। तो वो झकझका के बोले, तो शायद पुलिस वाले ने उन्हें 2 थप्पड़ भी मारा था, क्योंकि गर्ल्स वहाँ पे बैठी थी, उस तरीके से वो कह दिए। तो कि इस दिमागदार इंसान को एक बार सोचना चाहिए कि हम कैसे कह रहे हैं।
तो उस वक्त हमें समझ में नहीं आया हम क्या करें, तो फिर हम चले गए थे, तो वहाँ कुआं था जिसमें हम कूद भी गए थे। अच्छा, जिसमें हम कूद भी गए थे बिना सोचे साचे, लेकिन सुभाष जी को कहाँ से पता चला, कहाँ इनके पास आँख थी। वैसे तो हम सबसे छिपा कर निकले थे, हमारी टीम में 4 लोग चलते थे, तो हम सबसे छिपा कर गए थे। लोग साइन करने में बिजी थे, तो हमने कहा सब बिजी हैं, हम अपना काम कर लें, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारी लाइफ की ज़िंदगी की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो हम उसमें कूद भी गए थे, लेकिन शायद इनको शक हो गया था, क्योंकि हम काफ़ी दिन से डिस्टर्बिंग में थे ही कि अब हम क्या करें। तो हम कूद गए थे उसमें, फिर ये भी कूद गए उसी में, बचा लिया आपको? बचा लिया इन्हें। तो फिर हमने कहा कि नहीं, तुम क्यों आए हमारे पीछे, तुम होते कौन हो। बहुत कुछ मैंने इनको कहा, उल्टा सीधा कहा, गाली तक दी, फिल्मी सीन लग रहा है थोड़ा। थप्पड़ भी मारा मैंने इन्हें। अच्छा। थप्पड़ भी इन्हें 2 मारा कि क्या ज़रूरत थी आपको बचाने की, क्या ज़रूरत थी, आप ऐसे ही बदनाम हुए हैं आपके साथ, लोग हमें बदनाम कर रहे हैं आपके साथ, तो आप क्यों कर रहे हैं। तो फिर हमने कहा फिर उसी जहनुम में हमको आप डालना चाह रहे हैं जिस जहनुम से हम निकल कर आ रहे हैं। कोई हमारा यकीन नहीं कर रहा है, हम क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ ऐसा हमें समझ नहीं आता। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारा सहारा बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम सहारा बनेंगे। अच्छा, इसके पहले आपका अफेयर नहीं था, कोई प्यार वाला कुछ भी नहीं था? लास्ट आपने सुसाइड किया, करने का प्रयास किया, उसके बाद ये आपको बचाए, वही जो है कि आपके वो क्या बोलते हैं, जीवन तारण हो गए, जीवन तारण हो गए, जीवन दाता हो गए, भगवान हो गए। बचा लिया इन्होंने, और बचा करके हम एक जीने अभी आप दोनों के बीच में प्रेम है कि नहीं? अगर आपको यकीन ना हो तो हम सबके सामने गले लगाने को अपने हस्बैंड को तैयार है। इतना प्यार उन्होंने हमें दिया है कि उतना प्यार हम कभी प्रिंस उपाध्याय जी से नहीं पाए हैं। अगर उन्होंने हमें थोड़ा भी प्यार दिया होता तो हम 2 साल उनको झेलते, 2 साल क्या 10 साल झेलते, पूरी ज़िंदगी हम झेलते, यहाँ तक कि हम दवाई भी कराने को तैयार थे। सोचे थे अपने मन में कि कमा कर हम मेंटल हॉस्पिटल या कोई ऐसे डॉक्टर दिमाग के मिल जाएं जिनसे हम पूछेंगे कि क्या ऐसी दवा है जिसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि एक तो आप हैं ही ऐसे, फिर हमारे अंश से जो आएगा उसको भी लेकर हम झेलेंगे, किसको लेकर के हम झेलेंगे। अच्छा, आपकी सासू माँ कह रही थी, मैंने उनको कहा कि भाई आप थोड़ा सा अपाहिज टाइप दिख रहे हैं, मतलब कुछ मेंटल डिस्टर्ब टाइप, वो कैसी हैं? वो भी ऐसे ही था? उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो एकदम कुरूप सी है, कुबर निकला हुआ है। आपके पीछे में कोई दिक्कत परेशानी है? आप देख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत हो तो? हाँ, दिक्कत तो नहीं है बिल्कुल भी। तो आप सोचिए, जब वो लोग आपसे इतना झूठ बोल सकते हैं तो हमारे साथ क्या क्या किए होंगे, आप लोग को खुद यकीन होना चाहिए। लेकिन जब हमने एकदम बदनाम किया, और दरअसल बच्चे ये बात आई थी कि हम उनका गहना लेकर के भागे हैं, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि जो प्रिया उपाध्याय हैं, इनकी ये दूसरी शादी है। अच्छा। इनकी जो छोटी बहन है, पहली शादी से क्या प्रॉब्लम थी कि लोग पता नहीं क्या लोग कहते थे कि इनकी बहन के अंदर क्या कमी है क्या नहीं, तो मैं नहीं जानती। तो जैसा मुझे बताया जा रहा था मैं बस वही जान रही थी। लेकिन इनकी प्रिया की दूसरी शादी है, जिसकी वजह से इन लोगों ने मंदिर में की और काफ़ी लोगों से छिपाकर ये शादी की गई है। आधे से ज़्यादा गांव लोगों को नहीं पता था कि प्रिया की पहली शादी हो चुकी है। तो जायज़ तो यही होता है ना कि आप मंदिर में लोगों के बीच में शादी कर लें, आप ऐसे ही फरार हो जाए, किसी को लेकर के ऐसे निकल जाए जिसके पास बच्चे हो, तो थोड़ा समाज इसको सही तो नहीं ठहरा। वो ठीक है, लेकिन हमारे पर आरोप लगा था कि हम उनकी बहन का गहना लेकर के भागे, तो ये गलत है। गहना तो हमारा था, हम उनकी बहन का क्यों लेकर भागे? अगर हम लेकर के जाते तो अपने हक से लेकर जाते। और वो कह रहे थे कि जो प्रॉपर्टी हमारी है, वो शादी उससे कर ली, हमारे पास सर्टिफिकेट है, लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके उस पर उसकी नज़र पड़ी हुई है, कह रही है कि हमको आधा हिस्सा इसमें चाहिए। मैम, आपने पूछा नहीं कि जो बातें हुई होंगी उसकी रिकॉर्डिंग तो होगी उसके पास, कि जो हमने इनसे इनका हिस्सा मांगा। अगर मुझे हिस्सा मांगना होता तो आप ये बताइए, अगर मुझे हिस्सा मांगने होता तो मैं वो छोड़ देती ये, या सुभाष यादव घर पे जो हिस्सा मैंने इस समय उनका दिया हुआ है, जैसे उनकी बीवियां या उनके बच्चों ने ये कहा कि नहीं, हमें यकीन नहीं है कि आप हमारा कुछ नहीं लेंगे, जो कि मैंने उन लोगों से बात करके कहा था कि बेटा हो गया जो हमसे हुआ, वो हमारे दाता बन गए, सिंदूर की अब लाज हमें निभानी है, चाहे वो गरीबी में रहकर, चाहे वो जैसे भी रहकर। फिलहाल लक्की के साथ भी हम 2 दिन स्टेशन पर भूखा थे, लेकिन वो एहसास हमें होता रहता था। और आज भी अगर हम 4 दिन हम अपने सुभाष जी के साथ बिना पानी के भी रहते हैं तो हमें एहसास नहीं होता है। क्यों नहीं? क्योंकि उनका इतना प्यार उन्होंने हमें दिया है, और साथ ही इतना साथ हमारा निभाया है। जहाँ हमारे माँ बाप, नात, रिश्तेदार, भाई बंधु कोई तैयार नहीं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, वहाँ इन्होंने आंसू पोंछा है। तो अब ये इनकी अच्छाई कही जाए या इनकी जो भी कही जाए, मतलब ये आप पे आरोप लगता रहा कि आपका एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है। आप जब सुसाइड करने गए हुए थे उस दिन आप जो है कि मतलब आपको प्यार हुआ उनसे, और करता धरता आपके लाइफ के सारे कुछ बने। उसके बाद आपको कभी पछतावा नहीं हुआ कि भाई ये किसी बच्चों के बाप को हमने चुन लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे पछतावा तो था कि नहीं 4 बेटियों के बाप है, फिर मुझे ये पता चला कि नहीं, ये 2 ही बच्चे के बाप हैं, 2 पहले शादी से हैं उनके, तो इनके पास 2 ही हैं। लेकिन फिर भी हमने कहा चाहे 2 हो चाहे 4 हो, उससे नहीं मतलब है। एक जो है कि आपकी बहन लगेंगी, अब वो उनकी लाइफ आपने बर्बाद करी ना। कौन लगेगा बहन हमारी? सौतन जो हुई, इनकी पहली पत्नी।
ये तो समाज का दस्तूर है कि लोग सौतन कहते हैं, लेकिन हम तो हमेशा उन्हें दीदी कहते आए हैं। दीदी कहेंगे तो उनकी लाइफ बर्बाद करी ना आपने, आप उनसे जाकर के पूछिए कितना दुखी होंगी। ठीक है, हम ये चीज़ मान रहे हैं कि नहीं उनको दुखी होगा। आपको जाना चाहिए था, वहीं जाना चाहिए था, उनसे कहना चाहिए था हमसे दीदी गलती हो गई, हम भी साथ में आपके रहेंगे, थोड़ा सा सिंदूर बांट लीजिए। उनको ये क्या? कि वो उनके कहने का ये विचार है, नहीं आप छोड़ दो, मैं तो नहीं छोड़ सकती, जान चली जाएगी नहीं छोड़ सकती। इसके लिए चाहे आप लोग मार डालिए या कुछ भी कर डालिए, मैं साथ तो नहीं छोड़ सकती। जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा मैं उसे क्यों छोड़ दूँ। तो अभी क्या करेंगी? मतलब आप न मायके जाने योग्य है न ससुराल जाने योग्य है, मतलब नहीं कहा, आपने कहा कि कोई नहीं पूछ रहा है, तो आप कैसे ज़िंदगी बीतेगी? क्योंकि छोटी भी है, बहुत बड़ी भी है। ज़िंदगी परिवार से नहीं बीतती मैम, जिसके साथ रहना होता है उससे बीतती है। कहाँ रहेंगी? अपने सुभाष जी के साथ। वो तो 4 कंधे पे भी रख लेंगे तो मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी, और बिना कपड़ों के रख लेंगे तो भी उनके पास इतना दम है कि अपनी शर्ट से मेरा तन ढक सकते हैं। लक्की या प्रिंस उपाध्याय की तरह उघाड़ नहीं सकते। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा डर हमारा मुंह ना खोलने का ये था, क्योंकि प्रिंस उपाध्याय जो थे ये वीडियो भी हमारी बना लेते थे, हम सोते थे या जो भी हो, ये तो नहीं पता। शायद हम आपसे कह सकते हैं किसी भी लड़की को इतनी तेज हमें नींद तो नहीं आती, क्योंकि हम शहर में रहने वाले थे, तो हमें 12 बजे से पहले नींद नहीं आती थी। लेकिन अचानक कुछ दिनों से हमें नींद आने लगी। बहुत ड्रग्स वगैरह भी देते थे क्या? कुछ नशा नहीं, वगैरह? ड्रग्स तो नहीं पता, लेकिन शायद हमको लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा कि नहीं, उनकी गोली देते रहे होंगे, हमें पता तो नहीं चला कुछ। लेकिन हम बहुत जल्दी सो जाया कर रहे थे। अब हम सोचते थे कि शायद हमें दिन भर की थकान लगी है, फिर घर पे भी आकर माय ससुराल में भी आकर के काम करना, लोगों को बना के खिलाना। वो तो कहते थे कि कोई काम ही नहीं करती थी, सारा काम हम करते थे। अरे मैम, जो 4 बजे से उठ करके उनके घर का सारा काम खत्म करके अपनी ड्यूटी पे, वो भी शर्त रखी गई थी मेरे सामने कि नहीं घर का सारा काम खत्म करोगी तब ड्यूटी पे जाओगी। मैंने वो कबूल कर ली कि ठीक है, मैं ससुराल में हूँ, जाहिर सी बात है हर लड़की जब भी ससुराल में रहती है तो सारा काम करेगी तभी तो जाएगी ड्यूटी पर। और भी दुनिया में औरतें हैं। तो मैं काम ख़त्म करके जाती थी और शाम को आती थी, तो हमारी जो सास थी दोपहर का बर्तन रहता था तो उसको वो मांज देती थी, और बाकी जो था तो वो हमें जा कर के यहाँ से करना पड़ता था। अगर खाना बच जाता था तो थोड़ा कम बनाना पड़ता था, नहीं बचता था तो हमें बनाना पड़ता था। और फिर रात में ही अपने अपने हस्बैंड का कपड़ा धोकर हम 12 बजे तक हमेशा सोते थे, हमारी आदत थी। लेकिन कुछ दिनों से नींद आने लगी तो हमें लगा कि शायद हमें थकान लग रही है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा ही था तो मैंने कहा नहीं, अब हम तुम्हारी पोल खोलेंगे, हम अपने माँ बाप से सब कुछ बताएंगे और सबके सामने बताएंगे, चिल्ला कर बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या करते हो, 4 कमरे के अंदर बंद करके क्या करते हो तुम। हम तुम्हारी माँ नहीं जान रही है आगे की, तुम्हारी बहन नहीं जान रही है उस कमरे में है, लेकिन हम बताएंगे सबको। तो वो हमारी वीडियो जो थी, हमारी इस वीडियो को उन्होंने हमें दिखाया और कहा कि अब तुम बोलो। तो जाहिर सी बात है कोई भी लड़की अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं चाहेगी कि इस तरह से फैले। तो फिर मैंने वहीं से मुंह बंद कर लिया। वही मेरा आखिरी जरिया था सुसाइड का, वही वजह थी हमारी सुसाइड की, चाहत की। तो ये बताइए, आपके आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए थे आपको सोए हुए किस तरह से? बिल्कुल मैम, मैं बता दूं कि मैं पूरी तरीके से नंगी थी और मुझे पता नहीं था कि मुझे पूरे तरीके से कब किया गया नंगा। और आप बताइए कि अगर कोई आपके बदन पे मैं आप सोई भी रहोगे, हाथ फेरूंगी तो सातिर तो नहीं लगते वो भाई। अरे मैम, मैं रही हूँ उनके साथ 2 साल, मैं आपसे कह रही हूँ ना। पागल लगते हैं, थोड़ा साइको टाइप लगते हैं, लेकिन इतना सातिर तो नहीं लगते। मैम वो इतने सातिर है ना कि आपको अगर मैं कह दूं कि नहीं आप बस थोड़ा समय उनके मन को लेकर के चलिए, उनके साथ मिल जाइए, उन्हीं के जैसे हमारी बुराई करिए, हमारी हर एक चीज़ करिए, हमारे माँ बाप की बुराई करिए, हमारी रिश्ते नाते दादू सबकी बुराई करिए आप, तो फिर आप समझ जाएंगे कि नहीं मैं सच कह रही थी या झूठ। और आखिरी सवाल मेरा है ना, बोलिए। अभी आपको मतलब इनके साथ आपने शादी कर ली है, वो आपको एक समय रहा जब मीडिया को बुला करके अपना दुखड़ा रो रहे थे, अभी आप क्या चाहती हैं? इन्हीं के साथ रहेंगी, उनके साथ रहेंगी, ससुराल में जाना होगा, लाइफ को कैसे जीने का प्लान कर रही हैं? और पुलिस प्रशासन में क्या ये सब दिक्कत आ रही है कि आपको फिर से मीडिया बुलाना पड़ा? पुलिस प्रशासन से मेरे कोई नहीं दिक्कत थी और ना ही मैं पुलिस प्रशासन के, जैसे पुलिस प्रशासन के पास मैं जब भी जा रही थी तो ये सिर्फ हमारा मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रही थी, इनकी माँ जो है शशिकला जी। मैरिज सर्टिफिकेट से हमारे पति फंसे रहे थे और हम भी फंस इसीलिए रहे थे कि जब हमारे माँ बाप, अब तो हिंदू रिवाज में कहा जाता है कि हिंदू रिवाज में अगर इंसान शादी करता है तो मैं हिंदू रिवाज में सबसे पूछूंगी, सारे भाई बहनों से या जो भी हमारी तरह से पीड़ित औरतें हैं उनसे भी मैं यही पूछूंगी कि बताइए जब शादी की जाती है तो वहाँ पर कोई अदालत नहीं होती, पंडित के सिवाय ना ही कोई अदालत होती है और ना ही कोई फैसला होता है। तो जब शादी करते वक्त कोई अदालत नहीं होती तो शादी के बाद अगर लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, लड़की अपना फैसला खुद ले रही है, तो वहाँ पर अदालत और प्रशासन, पुलिस प्रशासन कहाँ से आ गई? और पुलिस प्रशासन तब कहाँ रहती है? ये तो कहा गया है कि जब खेल खत्म हो जाता है तभी पुलिस आती है। तो ये तो हाल तो सबको ही जानता है, हमारे साथ भी यही हुआ। हम भी सोचे कि नहीं हम अपना सामान किसी तरह से वापस ले लें, हमारे पापा ने भी पैसे लगाए हैं, फिर भी मैंने इन लोगों से सहूलियत से बात करके कहा है आप अपने रास्ते हो जाइए, हमारे रास्ते हमको छोड़ दीजिए।
लेकिन फिर भी इनका मानना ये है कि नहीं, मैं इनके पास जाऊँ, इनसे माफ़ी मांगूँ। और ये बताइए, इतने करतूत के बाद मैं आपसे माफ़ी मांगने जाऊँगी? कभी नहीं। हाँ, अगर मेरा कोई गलत संबंध होता पहले से तो ही मैं माफ़ी मांगती आपसे। क्यों मांगूँ माफ़ी? बेशक फांसी पे लटक जाऊँगी, माफ़ी तो नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये बढ़िया रहा, मतलब इनसे हमने बातें करी, क्योंकि दोनों पक्ष सुनना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप एक पक्ष सुन करके अनुमान लगाने लगते हैं। हमने यहाँ पे बात करी सपना उपाध्याय यादव से, अब यादव हो गई, सपना यादव हो गई हैं। इनसे बात करी, उन्होंने पूरी हकीकत बताई है। प्रिंस उपाध्याय की जो गाने सुना रहे थे, गाने गा करके लोगों को इमोशनल कर रहे थे, इनकी कहानी सुन करके अभी आप भी शायद इमोशनल हो गए होंगे। पूरे प्रकरण को सुन करके क्या कहना है, क्या ऐसी सिचुएशन सिर्फ लड़कियों के साथ में होती है, किसी लड़के के साथ में होती है? तो क्या दूसरा रास्ता जो बचता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बचता है, या फिर उसको तरीके से जिस तरह समाज का एक नियम कानून बना हुआ है उस तरह से अलग हुआ जाए? आपको क्या कहना है इस पर आप लोग कमेंट के बताइएगा। अभी के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद।